हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अमेरिका में बड़ी मुलाकात का इंतजार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 1:30 बजे मुलाकात होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शिरकत का इम्कान। क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? शहबाज शरीफ के मौजूदा दौरा अमेरिका की सियासी और दिफाई एतबार से कितनी अहमियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक। इसके अलावा वजीर आला मरियम नवाज के जनूबी पंजाब के हवाले से बड़े दावे। बेहतरी लाने का सबसे ज्यादा क्रेडिट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दे दिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान। सैलाब के दौरान पीपल्स पार्टी की तरफ से सियासत करने का शिकवा भी कर दिया। जनूबी पंजाब में सरकारी ट्रांसपोर्ट चलाने को अपनी हुकूमत का कारनामा करार दे दिया। सैलाब में वफाकी हुकूमत से 1 रुपया भी ना लेने का दावा कर दिया। मरियम नवाज की डीजी खान में की गई अहम तकरीर पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक। और चीन गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर कई माह से बंद तिजारत को शदीद नुकसान। FBI के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल, डेड लॉक बरकरार। मामला कौमी असेंबली खारजा कमेटी में पहुंच गया। कमेटी इजलास की कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी मुनीब फारूक। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी मुनीब, आगाज करते हैं एक अहम मीटिंग जो ट्रंप और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान होने जा रही है। जब से जंग जीती है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अहमियत जो है ग्लोबल स्टेज पे वो कई गुना जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात और अब शहबाज शरीफ साहब से जो है 1-on-1 मुलाकात होने जा रही है ट्रंप की। आज पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 1:30 बजे। इस मुलाकात की अहमियत को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये इसकी अहमियत तो जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में भी कहा बहुत ज्यादा है, और जो रिकग्निशन पाकिस्तान को मिली है मेरे ख्याल में हमें उसको भी दोहराने की जरूरत नहीं, वो हम सबको पता है। लेकिन ये है कि इसके बाद हम कहाँ जाते हैं। हमने उनके साथ एक ट्रेड डील तो लॉक की है ऑयल एक्सप्लोरेशन के हवाले से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखना यह है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा। देखिए, इस वक्त को अफगानिस्तान से इंखला की बात नहीं है। एक एयर बेस अमेरिका को चाहिए और वो अफगानिस्तान पर जोर डाल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त काफी मुस्तहकम है। लेकिन जो मेजर इशू है वो पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, और वो है कि जहां जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है माबैन अशराफिया के और लोगों के, वो एक बहुत बड़ा इशू है। ये मुल्क जब तक आप इसका मुमलकत पाकिस्तान जो है इसके अगर आप इकोनॉमिक ओवरऑल नहीं करेंगे तो फिर तो हम जितना मर्जी बैरूनी फ्रंट पर कामयाबियां हासिल करें, मुल्क मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकता और तरक्की भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मुलाकात अब हो रही है उसके पीछे अमेरिका के कुछ अहम ओहदेदार जो पाकिस्तान में है उन्होंने बहुत बैकग्राउंड वर्क किया है। पाकिस्तान की उन्हीं ने बैकग्राउंड वर्क किया था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मुलाकात की थी प्रेसिडेंट ट्रंप से कुछ महीने पहले। और इस वक्त जो मुलाकात हो रही है वो बेसिकली एक एंडोर्समेंट है जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस निजाम को जो हमारे मुल्क में इस वक्त राइज है वो मिलेगी। ऑल्दो वो हमें शायद नजर ना आए, सीमलेस हो, लेकिन इस हुकूमत को मजीद एक तकवीयत देने के लिए, इस निज़ाम को एंडोर्समेंट देने के लिए ये मुलाकात बहुत अहमियत की शामिल समझी जा रही है। ठीक है, आपने क्योंकि बैकग्राउंड वर्क की बात की तो बैकग्राउंड वर्क जो है इंटरनल सियासत की अगर हम बात करें तो PTI ने भी किया। इमरान खान, ये वही ट्रंप है जिनसे इमरान खान को जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन फिर हम देखते हैं जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात होती है, अब शहबाज शरीफ साहब से जो है वो मुलाकात होने जा रही है। तो हुकूमत उस हवाले से जो है एक मजबूत फुटिंग पे नजर आ रही है। इसका ये मतलब है कि अब इमरान खान के लिए ऑप्शंस महदूद ही हो गए। देखिए, मैं अब आपको ये बात पहले तो जारी बात है हम तज्जियाती तौर पर करते थे, लेकिन और हम जहां जो बैसियत साथी जिस तरह हमारे सीनियर जनाब प्रासा साहब की आदत है वो लोगों से मिलते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब मैं भी यही समझता हूं कि जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर गैदर करते थे और उससे अंदाजा होता था कि एक के पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से कोई दबाव नहीं आएगा इमरान खान साहब के लिए में थे और वो इन चीज़ों को बड़ा इंजॉय करते थे। बेनजीर भुट्टो साहब वहाँ पे थी तो अमीन फ़हीम साहब और उनके अगेंस्ट फैसल सालियात वगैरह उनके यहाँ पे हम देखते थे, मसले उनके छिड़ते थे। यहाँ पे ये नवाज शरीफ साहब लंदन गए तो ख्वाजा साहब और फिर
शाहिद खकान अब्बासी साहब के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई, खान साहब जेल में गए तो यहाँ पे तो 20 लोग लड़ रहे हैं। आप समझते हैं कि ये पॉलिटिशियन, पार्टीज के हेड जो हैं, अपने अलावा किसी और को ग्रूम होते हुए नहीं दे सकते, सो पार्टी के अंदर खुद ही थोड़ा सा प्रमोट करते हैं कि इंटरनल फाइटिंग भी रहे, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी रहे और मेरी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट रहे। देखिए, कुछ जमातों में क्लासेस साहब लोग बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी जब हो, यानी लीडर बहुत पॉपुलर हो, तो वो तो जिस तरह आपने कहा वो ऐसा ही चाहते हैं कि ये नीचे लड़ते ही रहे क्योंकि पार्टी मेरी वजह से है। अब इमरान खान साहब को इस बात का बखूबी इल्म है कि ये जितने मर्जी जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातें करे बैठे, ये सब एक सीट नहीं जीत पाएंगे अगर मेरी सपोर्ट इनके साथ ना हो या मेरा नाम साथ ना हो। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसी सोच अपना रखी है जो कि बहुत जमहूरियत के मुताबिक है, वो आज कह रहे हैं अपने बयानात में कि मैं कोई किसी का नौकर हूं और मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। लेकिन हम सबको ये बात पता है कि खान साहब की जिद्दोजहद भी इक़्तिदार के लिए है, कोई जमहूरियत की बालादस्ती के लिए नहीं है। साथ ही वो फिर ये चाहते हैं कि कोई इतना अहम ना हो जाए एस्टेब्लिशमेंट की नजर में कि कल मेरी रिप्लेसमेंट बन जाए। अदरवाइज तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो लग रहा है कि कभी वो रिलीज जल्दी हो सकते हैं, तो वो एक बेस्ट बैट होंगे कि वो एटलीस्ट एक स्टेन फेस आए, लेकिन खान साहब कभी उन पर एतमाद नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पर। आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों से मुझे लगा है कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, फैसले वही कर रहे हैं, वही जो चाहेंगे। वो अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग याद हो गया, बड़ा मशहूर ज़माना था किसी दौर में, बड़े नौजवान हम कहते भी होते थे, वो कहते हैं कतार वहाँ से शुरू होती है जहाँ से हम खड़े होते हैं। तो ये वही वाला हिसाब हमारे यहाँ भी चल रहा है कि वो हमारा लीडर यही कहता है कि कतार वहीं से शुरू होते हैं जहाँ हम खड़े होते हैं, बाकी हमारे पीछे खड़े होते हैं। बाकी क्लासेस साहब के इमरान साहब तो बहुत ज्यादा लाडले हैं ना, उनका तो कतार वैसे ही वहां से शुरू होती है जहां से उनका दिल करता है। वो तो इस बात को अच्छा समझते ही नहीं है, वो तो इस बात को अच्छा समझते ही नहीं है कि बेसिकली वो तो उनकी तो सिंपल सी बात है, वो तो ये कहते हैं कि भाई मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ सारे काम किए गए हैं। वो इस बात को तो एंटरटेन ही नहीं करते और इसी तरह पर उनके बाकी लोग भी नहीं करते कि जो उन्होंने माजी में दूसरों के साथ किया है। जब आप इक़्तिदार में लोगों को रौंद कर आएंगे तो फिर आपके साथ भी तो वही होगा। जिस तरह आपने रिसेंटली हनीफ अब्बासी साहब को कोट किया कि उन्होंने कहा इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज, तो वो इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, ये लाइन वहां से शुरू होगी जहां मैं खड़ा हूं, तो आज मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ये इसको कंडेम करें। जो वो करके आए उसकी तो वो बात ही नहीं करते। अच्छा, हमने खान साहब के देखें, आप भी फॉलो करते हैं, हम सब फॉलो करते हैं कि खान साहब ने ऐसा ऐसा बुशरा साहबा ने इशारों कनाइयों में उन्होंने जनाब मुनीर साहब पे तनकीद शुरू की, मिलिट्री जनता पे शुरू की, इशारे कनाइयों में। फिर देखा ऐसा ऐसा उन्होंने नाम लेने शुरू किए, फिर उन्होंने ग्रेजुअली उनके बयान सख्त से सख्त तर हो गए, इतने सख्त हो गए आजकल भी आप पढ़ रहे हैं, खुल के बात करते हैं कि उनके पार्टी के लोग अब रीट्वीट नहीं करते। तो इसको कैसे देखते हैं कि पार्टी अगर उनके स्टेटमेंट के साथ नहीं खड़ी होती, रीट्वीट नहीं करते, उसी तरह की सिचुएशन है जो गुजरांवाला में मुझे याद आ रही, इमरान खान वजीर आजम थे और जनरल बाजवा वो जो आर्मी चीफ थे, जनरल फैज वाज डीजी। तो नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में एक मशहूर ज़माना तकरीर की थी और सबका लहू खुश्क हो गया था पीएमएल नवाज के लोगों का। इवन मरियम साहबा कहती है मुझे भी नहीं पता था। फिर उसके बाद कोई उसके साथ टीवी पे जाके उनकी स्पीच को ऑन करने को तैयार नहीं था। वो कहते हैं हमारा कोई तल्लुक नहीं है, छुप गए थे सारे पीएमएल नवाज वाले। उसी तरह की सिचुएशन हम फिर देख रहे हैं कि खान साहब ने तो फिर भी नवाज शरीफ साहब वाली पोजीशन ले रही है, लेकिन उनकी पार्टी छुप गई है। सर आजकल तो ये बहस हो रही है कि जनाब ये खान साहब को ट्वीट रीट्वीट नहीं करता, खान साहब को कहना पड़ता है अपने ट्वीट में पहली दफ़ा, जैसे वो यूट्यूबर्स को वो ये टांट करते थे कि जनाब अब आप लोग आ गए ना कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी बजाएं, तो ट्यूं टां भी जो भी है वो भी करें। तो खान साहब को आखिर कहना पड़ गया मेरा रीट्वीट करें, फिर भी लोग नहीं कर रहे थे। अली मोहम्मद खान साहब को पे बड़ा वो जोर था, मेरा ख्याल गिल साहब कह रहे थे कि जनाब इसको रीट्वीट करें खान साहब को। तो खान साहब की तो पार्टी उनके रीट्वीट नहीं कर रही। सर बात ये है, एक चीज ध्यान में रखिएगा क्लासेस साहब, दो फर्क है। एक ये कि इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो फिर भी एक वजादारी या हदूद व क़यूद में मामलात रखे, और दूसरा ये कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमात पे सिर्फ यही था कि मुझे क्यों निकाला, और कोई 9 मई नहीं था, कोई मुनीर मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ, आई हेट टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने कहा नवाज शरीफ साहब ने रेड लाइन क्रॉस नहीं की, हदूद और क़यूद का ख्याल रखा।
लेकिन उन्होंने भी तो फरमाया था जनाब, कारगिल से शुरू हुआ कि हम कारगिल पे जर्नलों का ट्रायल करेंगे, कमीशन बनाएंगे, जर्नलों का मीन्स आर्मी चीफ का करेंगे। उस वक्त जनरल मुशर्रफ वाज द चीफ और उनके साथ जो जनरल थे। बाद में जब उन्होंने वहां से लंदन से खिताब किया गुजरांवाला में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवे को और जनरल फैज को अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा, मुकदमे होंगे, ट्रायल होंगे, बोला। सो आर्मी चीफ और DGIS से तो बड़ी कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में, एंड ही वाज सीकिंग देयर ट्रायल। वो भी एक रेड लाइन की क्रॉस की सर उन्होंने। मैं ऐसा अर्ज करता हूँ कि मुझे वो तकरीर याद है, और आप भी आर्काइव निकालिएगा, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में कहा, वो था कमर जावेद बाजवा साहब और फैज हमीद साहब, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो जवाब थ्रू लीगल देना था ना सर, कोर्ट कचहरी इंक्वायरी पुलिस थाना है सर। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि फिर भी उसमें वो जो हदूद बयान हम कर देते हैं या कई दफा नहीं बयान करते, उसमें वो रेड लाइंस क्रॉस मैं समझता हूँ फिर भी नहीं हुई थी। आप मुझसे डिफर कर सकते नहीं मुनीब भाई, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आज क्योंकि हमें ये न्यू नॉर्मल लग रहा है आर्मी चीफ पे बात करना, DGI पे बात करना। खान साहब ने वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर थे, इसमें कोई शक नहीं है कि जब उनको निकाला गया, उन्होंने तकरीरें की, जलसे की 2022 में जनरल बाजवा के खिलाफ और बाकियों के जर्नलों के खिलाफ, तो इट हैज बिकम ए न्यू नॉर्मल। अब हमें नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी बात है, रोजाना बात हो रही है। अब उनके लिए भी नॉर्मल है, फौज के लिए, जनरल साहब के लिए। लेकिन 2017 में जब नवाज शरीफ साहब ये बात कह रहे थे, इट वाज़न्ट ए न्यू नॉर्मल। उस वक्त ये एक बहुत बड़ा एक बम शेल था सर। ये भी कहना कि हम आपसे जवाब लेंगे, आपको जवाब तलबियां होंगी, आपको हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए तो सारे PM नवाज के लोग भाग गए थे, डर गए थे सर। ये उस वक्त न्यू नॉर्मल नहीं था, आज न्यू नॉर्मल है खान साहब की वजह से कि उन्होंने बना दिया कि आर्मी पे बात होगी, चीफ पे होगी, DG पे होगी, सब पे होगी। इसलिए हमें थोड़ा सा कम लग रहा है सर आज का। मैं सर थोड़ा सा अर्ज कर दूं सर इसमें कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो उस वक्त सूरत हाल थी, हम टॉक शोज के अंदर लफ्ज स्टेटमेंट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही है, ये बात आपकी दुरुस्त है। दूसरी बात ये है कि आप इस बात को इस पैराए में जरूर देखिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा आपको जवाब देना पड़ेगा, सब कुछ हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब को उससे पहले बाजवा साहब उनके लिए रास्ता बनाकर बाहर भिजवा चुके थे। ठीक है जी, आपको ये याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ने वो तकीद लंदन से की थी। ऐसे ही है। और बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन वाले मामलात और जो कुछ चल रहा था, उस पर भी मियां नवाज शरीफ साहब इंडिकेशन दे चुके थे कि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो हालात और आज के हालात में एक फर्क है। दूसरा ध्यान में रखिएगा जनाब साहब कि ना इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ है, ना ही बाजवा साहब, ना ही जनरल आसिम मुनीर साहब की तबीयत वो है जो कमर बाजवा साहब की थी। दोनों जगह पर फर्क है। और आज जो सूरत हाल है उसमें जिस नहज पर मामलात चले गए हैं, इससे मजीद खराबी हो सकती है, बेहतरी की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आ रही आज की तारीख। कल कुछ हो जाए, कोई क्या चीज किसको ट्रिगर कर जाए, मूवमेंट बन जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात हमारे मुल्क में माजी में आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी एक तफरीक जरूर रखता हूं उस बयानिए में जो मियां नवाज शरीफ का था। लेकिन ये बात फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी मर्जी से एक जर्नैल को जब बतौर वज़ीर आज़म भी एक को हटाकर दूसरे को आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की तो मार्शल लॉ लग गया। ठीक है जी, यहाँ पर फर्क ये है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं भी थे, लेकिन उन्होंने एक जर्नैल जो कि आर्मी चीफ बन रहे थे या गवर्नमेंट उन्हें बना रही थी, उनके खिलाफ एक छोटी समझी साजिश करने की कोशिश की और फिर वो साजिश एक्सपोज हो गई। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच मुनीब। थैंक यू बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मुनीब फारूक सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज ने जो तकरीर की है उसमें बहुत जो है वो अहम बातें की हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज बड़ी तकरीर की है डेरा गाजी खान में, और जो सैलाब आया उस हवाले से भी उन्होंने बात की, उनकी क्या खिदमात रहीं, उनकी टीम ने किस तरह से परफॉर्म किया वहाँ पे, उस हवाले से भी बात की। कुछ तनकीद करने वालों को भी जो है वो जवाब दिया। इस ओवरऑल सिचुएशन पे जो है हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
जी वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी। खुलासा साहब को सलाम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। मलिक साहब, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तो क्लेम कर रही हैं कि जो लोगों के दिमाग में ये जो लोगों ने लकीर खींची हुई है साउथ पंजाब की बार बार बात करते हैं। उन्होंने कहा मेरे दिमाग में ऐसी कोई लकीर नहीं है, मेरे लिए साउथ सेंट्रल नॉर्थ सब बराबर है। और ये उन्होंने इस चीज को जोड़ा है अपनी परफॉर्मेंस से जो इस वक्त उन्होंने दिखाई है सैलाब के हवाले से। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ये बात कहती हैं कि जनूबी पंजाब उनकी तवज्जो का मरकज होगा, क्योंकि यही एतराज़ अगर देखा जाए तो जनूबी पंजाब के अंदर जो हमारे पसमानदा अजला हैं उनको हमेशा से ये रहा है कि जनूबी पंजाब के अंदर जो है वो डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होती जैसे कि सेंट्रल पंजाब में या लाहौर में जो पैसे खर्च किए जाते हैं। आपको याद होगा कि अक्सर ये जो है वो बात की जाती है ये तख्ते लाहौर है और सारे पैसे जो हैं वो लाहौर के ऊपर खर्च किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अगर तरजीहात में चीज शामिल है कि जनूबी पंजाब फोकस होगा, और गालिबन इन सैलाब के दिनों में उन्होंने फोकस भी किया है क्योंकि ज्यादा मुतासर इलाके भी उसी तरफ थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो है सियालकोट, संबड़ियाल गुजरात में गई, उससे ज्यादा वक्त उन्होंने गुजारा जनूबी पंजाब के अंदर। और मरियम औरंगजेब साहबा भी और सारे मिनिस्टर्स जो हैं उनकी ड्यूटी उन्होंने वहां पे लगाई थी। तो अगर ये तरजीह बन जाती है जनूबी पंजाब और पसमानदा अजला उनके लिए, तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज अपना जो वोट बैंक है मुस्लिम लीग नवाज का उसमें इजाफा कर सकती हैं, खासतौर पर इन अजला के अंदर तरक्याती मनसूबों को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा के। तो आपके ख्याल में, आपके एनालिसिस के मुताबिक ये तरजीह नजर आई है इस पूरे सैलाब सिचुएशन में? अब तो हमने देखा है कि पानी जो है वो थम गया है, अब रीहैब का प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये तरजीह नजर आई है मरियम साहिबा की और उनकी टीम की, जैसे कि वो क्लेम कर रही थी। मरियम औरंगजेब का भी उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा अगर स्टेशन हुई मेरी टीम कहीं तो वो जनूबी पंजाब के इलाके थे जहां पे मेरी टीम स्टेशन थी और घंटों घंटों जो है उन्होंने वहां पे काम किया। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि जो है वो वज़रा वहां पे मौजूद रहे हैं, उनकी टीमें वहां पे मौजूद रही हैं, लेकिन सैलाब की वजह से मुतासरा इलाका बहुत बड़ा है और जितनी तादाद में लोग मुतासर हुए हैं, यकीनी बात है उनकी फौरी जो है बहाली या फौरी उनकी इमदाद करना हुकूमत के या किसी भी हुकूमत के बस में नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से टीम वहां पे मौजूद है, मैं समझता हूँ तरजीहात में ये चीज शामिल है। खुद उन्होंने मॉनिटरिंग की है सुबह से लेकर शाम तक, खुद गई हैं वहां उन इलाकों के अंदर और वज़रा तो वहां पे बाकी मौजूद रहे उन इलाकों में। लेकिन अब सवाल ये है कि जो अगला मरला होगा आबादी की, जो मुतासर आबादी है उसकी बहाली का फंड जो रिलीज किए जाएंगे उसके हवाले से, फिर घरों की तामीर एक मसला है। जैसे कि उन्होंने ऐलान किया कि जिसके जानवर जो हैं वो इस सैलाब में जो है उनका नुकसान हुआ है जानवरों का, वो भी हुकूमत पूरा करेगी। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी जो है आगाज है, लेकिन मरियम नवाज साहबा को इस पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग खुद करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा जितने वसाइल हुकूमत के पास होंगे उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल जो है ये एक बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है एक सुर्ख फीता जिसे हम कहते हैं, बाबूशाही कहते हैं जिसे हम, वो रुकावटें डालती भी है और बाद जगहों पे जो मुस्तहिक अफराद होते हैं उससे महरूम भी रह जाते हैं। तो खुलासा साहब की बड़ी इस पे गहरी निगाह है, खास तौर पे अगर हम बात करें उन पसमानदा अजला की। खुलासा साहब उनकी आवाज भी बनते हैं, आवाज उठाते भी हैं। मेरे ख्याल में अगर हम सब मिलकर इसकी निशानदेही करते रहें कि कौन कौन सा इलाका जो है जहां अब तक हुकूमत की जो रिलीफ काम है वो नहीं पहुंचे या सही अंदाज से नहीं पहुंच रहे, तो हुकूमत को जो है वो सपोर्ट भी मिल सकती है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर हकीकत में मौजूद है कि मरियम नवाज जो है उनकी तरजीह बहरहाल इस वक्त जो है वो लाहौर से बाहर काफी हद तक दीगर उन इजला तक है, क्योंकि उनका टारगेट ये है कि जितने पंजाब के मुख्तलिफ जो हल्के हैं जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की, वो लाहौर से बाहर भी अब चाहती हैं कि उन पे उनकी गिरफ्त मजबूत हो। तो उसका एक ही तरीका यह है कि उनकी टीम काम करे, अफसरशाही जो है वो आम की खिदमत करे और सैलाब से मुतासर अफराद की अगर वो खिदमत करने में कामयाब होती हैं तो उनके लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। तो मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर। तो मरियम नवाज साहबा के बयानात वाकई जैसे आप कह रहे हैं कि वो फील्ड में गए भी हैं, 3-4 नज़र भी हैं, लेकिन उनके नाकदीन का भी एक व्यू है
वो कहते हैं कि वो टिकटॉक पे ज़्यादा उनके कोशिशें थी, ब्यूरोक्रेसी भी टिकटॉक पे आगे, छोटी मोटी रील शील बनाएं, उनको टिकटॉक पे चाड़ दें, फिर उसको रीट्वीट करवाएं, फिर उसको फैलाएं, स्प्रेड करवाएं, क्योंकि समझा जाता है कि जो दिखता है वही बिकते वाला हिसाब है। सो मरियम साहबा को भी ये बात समझ आ गई बड़े अरसे बाद। फिर खान साहब की पार्टी में ने भी यही किया था, ट्विटर सोशल मीडिया पे हुकूमत चलाई थी, वहीं पे हमें नजर आती थी। तो मरियम साहबा ने भी शायद वही मॉडल फॉलो किया है कि जनाब के उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स ने डीसी ने, डीपीओ ने, एसएचओ ने, सब ने रील बनाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं रील का कल्चर जो है, टिकटॉक का कल्चर हमें सैलाब में नजर आया, नहीं तो 30-40 लाख लोग डिसलोकेट हुए हैं। बहुत उनके नाकदीन कहते हैं कि लुक बिजी डू नथिंग वाला हिसाब है। बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, लेकिन मरियम साहबा नो डाउट शी वाज देयर नजर आई हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड तो बड़ी शिकायत आ रही है वहां से। वो तो सब कह रहे हैं कि टिकटॉक पे ज्यादा जोर था और ऑन ग्राउंड शायद लोगों को उस तरह रिलीफ नहीं मिल सका। क्रासा साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि सियासतदान जो हैं वो अगर सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, और ये इस वक्त बड़ा हथियार भी बन चुका है कि अगर सियासतदान जितना मर्जी काम कर लें सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर उनकी अगर पजीराई नहीं है तो फिर तनकीद ज्यादा होती है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ जो अफसरशाही है, अगर वो सोशल मीडिया पर आना शुरू हो जाए, जिनका काम इलेक्शन लड़ना नहीं है, ना उन्होंने वोट लेने हैं, ना उन्हें आवाम की पजीराई दरकार है, अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ और जो हुकूमत के अहकामात है उन पर अमल दरामद कर दें, तो यही बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन अफसरान की तरफ से जो है वो सोशल मीडिया का अपनी पर्सनैलिटी को प्रमोट करने के हवाले से जो एक कल्चर है, मैं समझता हूँ ये कोई दुरुस्त कल्चर नहीं है। पुलिस अफसरान हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये काफी अरसे से इस बात का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई अफसर ज्यूम करता, अपने चार्ज लेता जाके, उसकी भी जो वीडियो बना के डाल दी जाती है। कोई अपने ऑफिस से निकल रहा होता है, गाड़ी में बैठ रहा होता है, तो उसकी भी वीडियो डाल दी जाती है। ये मैं समझता हूँ कोई दुरुस्त अमल नहीं है, हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। सियासी जमातें बहरहाल सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनके क्लिप्स बने, रील्स बने, टिकटॉक पे वो डिस्कस हों, क्योंकि ये बड़ा टूल के तौर पे अब इस्तेमाल किया जा रहा है। अलबत्ता जब लोग देखते हैं किसी शख्स का अपना कोई मसला हल नहीं होता या किसी तक इमदाद नहीं पहुंची होती, तो उसका गम और गुस्सा भी जायज होता है। लोग ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी समझदार है। दुनिया में, पाकिस्तान में अगर कोई क्लास पैदा हुई है जो समझदार है, वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन अपने मफाद के लिए मुल्क और कौम को देती तो आज हम मतलब यहाँ पे 150 अरब डॉलर के मकरूज भी ना होते, 8000 अरब का हमें सूद भी ना देना पड़ा होता। या ये बरूने मुल्क जदादें ले रहे हैं बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, आपको पता है, हमें पता है, यहाँ कमा रहे हैं, जदादें बह रहे हैं, दुबई ले रहे हैं, लंदन, हिंद, सिंध, आज तो अब तो पुर्तगाल आ गया, पहले कनाडा था, यूके था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वो डेस्टिनेशन थी। अब पुर्तगाल का भी हम सुन रहे हैं कि पैसा कमाओ और उधर आके जदादें खरीदो। लेकिन वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी एक चीज़ बड़ी शानी है, वो जैसा देश वैसा भेस। जनरल जिया है, उन्होंने इस्लामाइजेशन शुरू की, इन्होंने अजाने दे के बादशाह सर पे टोपी रख के नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। ब्यूरोक्रेट्स ने जनरल जिया को कुछ करना है। जनाब मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने जनाब सर पे गिलास रख के नाचना शुरू कर दिया। आपको याद आ जाएगा, मैं किसी का नाम लेके एम्बैरेस नहीं करना चाहता, टॉप के ब्यूरोक्रेट थे। एक उस गीत में ये महफिल हो रही थी, मुशर्रफ साहब भी बैठे थे, सर पे उन्होंने गिलास रख के, वो आज भी वीडियो पड़ी होगी मेरा ख्याल, यूट्यूब के FBR के चेयरमैन थे। तो अच्छा, उसके बाद अब ये मौजूदा आ गए हैं, तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर उन्होंने बादशाह मरियम नवाज साहब को खुश करने के लिए उन्होंने रीलें बनाना शुरू कर दिए। ब्यूरोक्रेसी तो हर दौर में सर ये आलू की तरह है, हर सब्जी में फिट हो जाती है सर। वो मुशर्रफ हो, वो जिया हो, ये हम मौजूदा हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हों, ये तो बड़े शाने लोग हैं माशाल्लाह। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। वही मैंने आपसे अर्ज की कि सियासतदान जो हैं या हुक्मरान जो होते हैं, उनको इस चीज का नोटिस देना चाहिए। जो काम उनके करना क्या है, वो ब्यूरोक्रेसी को हरगिज नहीं करना चाहिए। सियासतदान ब्यूरोक्रेसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखें और ये भी देखें कि क्या जो उनके नीचे अफसरान हैं वो महज अपने आप की पॉपुलैरिटी के लिए ये चीजें कर रहे हैं या अवामी खिदमत कर रहे हैं। इसलिए जो है आपको पता है एक कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा। अगर आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए करते हैं, आप इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं, तो आप उसके लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपने दुरुस्त कहा, हुक्मरान को देख के वो कहते हैं हुक्मरान अगर बना रहे हैं इस किस्म की वीडियोस तो उनको भी बनानी चाहिए। लेकिन ये हुकूमत का फर्ज है, हुकूमत इस बात का नोटिस ले। अच्छा मलिक साहब, अफसरान का काम एक और आ रही है, आप भी इतने अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं, रिपोर्टर हैं, नीचे से ऊपर हैं, आपकी हमने कोशिश स्ट्रगल हमने देखी हुई है, विटनेस टू यू, हम कुलीग रहे हैं, इकट्ठे काम किया हुआ है, बहुत सारी मेहनत है। ये कभी आपने यहाँ पे उसमें देखा कि हर चीज़ पे तस्वीर लग गई है, मरियम नवाज साहबा पे ये भी आ रही है, कोई अगर किसी को कोई सेब दिया गया है, आलू दिया गया है, केक दिया गया है, रोटी दी गई है, बैग दिया गया, तो हर एक पे मरियम साहबा की तस्वीर। आप समझते नहीं है कि इतनी सारी पब्लिसिटी, आटे के थैले पे भी तस्वीर लग गई है, ये क्या कल्चर है, क्या सोच है, मतलब हाउ डू यू सी दैट? ये मशवरा उनको किसने दिया होगा? पहले तो ऐसे हम चीजें नहीं देखते थे सारी इस तरीके का।
मुतासर साहब, हमारी सियासत के अंदर ना कुछ ऐसी खराबियां हैं जो जिससे अवॉइड करना सियासतदान समझता है शायद उसकी पॉपुलैरिटी में कमी हो जाएगी। आपको याद होगा कि सबसे बड़े नाकद इमरान खान साहब हुआ करते थे कि जनाब सरकारी जो है वो तस्वीर नहीं लगनी चाहिए, इस किस्म के जो है वो पार्टी परचम जो है वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि इंसाफ हेल्थ कार्ड जब बनाया गया तो उसका परचम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम था, यानी उसी कलर स्कीम में वो बना दिया गया। अच्छा, उस वक्त उनको लोगों ने समझाया कि जनाब अगर आप अपना नाम, अपनी तस्वीर, अपना स्लोगन उसको अपनी पार्टी के साथ अटैच नहीं करेंगे तो लोग भूल जाते हैं, लोग इस बात की परवाह नहीं होती। ये पाकिस्तान की सियासत में जहां हम समझते हैं हुक्मरान जो हैं कहीं ना कहीं गलती पर होते हैं, वहां हमारी आवाम भी ऐसी चीजों को लाइक करती है। अगर आपको कुछ चीज ऐसी मिले जिसके हुकूमत का उसके ऊपर कुछ ना लिखा हो, आप कह रहे हैं नकदा कोके का गाना वो मलकू वाला गा के भी इलेक्शन जीते जा सकते हैं। यहाँ पे काम, ये सॉलिड काम प्रायोरिटीज नहीं होते, गाना बना दें, टिकटॉक पे रील डाल दें, कोई कैदी 804 का गाना लिख दे, गा दे, बस इसी तरीके से इलेक्शन करा, आवाम खुश हो जाती है इसी में। बिल्कुल, अभी जैसे मरियम नवाज साहब की वो टिकटॉक पे इधर वो 804 नकदा कोका, मतलब आवाम इसी में खुश है। That's what it is. उसकी वजह यह है कि हम इमोशंस पे सियासत करते हैं, हम परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत नहीं करते। और हमारे यहाँ जो मेजरमेंट है, हम किसी को गेज करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस पे गेज नहीं करते। वोटर भी नहीं करता, वोटर भी इमोशंस देखता है, उसको स्लोगन अच्छे दे दे, फिर तो ये ठीक कर रहे हैं, नारे दे, ये ठीक कर रहे हैं। फिर आई एम सॉरी, मैं सारे सवाल वापस लेता हूँ जो मरियम साहिबा के टिकटॉक पे किए हैं, खान साहब के नकदा कोका या 804 पे किए हैं। फिर तो ये वही से प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि जिसके खरीदार मार्केट में मौजूद हैं। इट्स नन ऑफ देयर फॉल्ट सर, फिर तो ठीक है, ये काम चल रहा है। नहीं, उसके बावजूद मैं समझता हूँ, देखिए हुक्मरानों को कुछ चीजों से अवॉइड करना चाहिए। अवाम बेशक देखिए इस किस्म की अगर सियासत आप करेंगे तो उससे सोसाइटी के अंदर इज़्तिराब रहेगा, एक बेहतर सोसाइटी नहीं बन सकेगी। जी नाज़रीन, नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ की, जो आज उन्होंने तकरीर की डीजी खान में और अपनी जो सैलाब के हवाले से जो परफॉर्मेंस है उस पर उन्होंने बात की। इस हवाले से हम बात करते रहेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, और ओवर टू क्लासरा साहब। आप भी पिछले दिन मौजूद थे, मियां आमिर साहब ने, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने बड़ी ब्रीफिंग दी इन नए सूबों के हवाले से, उसका जोर इट्स गेटिंग मोमेंटम। तो मरियम नवाज साहब भी ये दबाव भी है जो आज उन्होंने तकरीर की है कि जनूबी पंजाब को मैं आया करूंगी, बैठूंगी सेक्रेटेरिएट, तो वो सेक्रेटेरिएट जिसपे 10 बिलियन रुपीज लगा के बिल्डिंग खड़ी की गई, अभी भी उसमें वहां पे कोई पावर्स नहीं है। आज भी सारी पावर्स मुल्तान के, ये सारी मुल्तान से आपके पास लाहौर के पास हैं। क्या उन पे ये दबाव तो नहीं आ रहा कि पंजाब में नए सूबे बनने की बात हो रही है, 33 नए वजीर आला बनाने की बात हो रही है पूरे मुल्क में, तो मुझे अभी से इस बात को रजिस्ट करना है कि नए सूबे जो हैं वो ना बने। मैं खुद पंजाब को, मेरे होते हुए तो नए सूबे नहीं बन सकते। आपको कोई लगता है उनकी गुफ्तगू से इस तरह का मैसेज जो है वो उन लोगों को भेज रही हैं जो सूबे बनाना चाहते हैं, नए पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी? देखिए, नए सूबों की बहस बड़ी पुरानी है, आजकल ये ज्यादा मोमेंटम पकड़ रही है। मियां आमिर महमूद साहब 2000 के जमाने से ये बात कर रहे हैं, 2006 से निजाम से। हाँ जी सर, तो इस बहस पे आज भी लोग बहुत से इस पे अपना आर्गुमेंट रखते हैं कि अगर छोटे सूबे होंगे तो उससे आपके मसाइल हल हो सकते हैं और आवाम जो है निचली सतह पे उनके मसाइल हम हल कर सकते हैं। और ये बात भी अपनी जगह पर हकीकत है कि ये सियासी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, ये वादे करती हैं नए सूबे बनाने के हवाले से, लेकिन अमली इक़दाम इसलिए नहीं उठाती कि इनको भी महसूस होता है। यकीनी बात है, अगर एक पंजाब पूरे का एक वज़ीर आला है, सिंध का एक वज़ीर आला है, अगर वहां 10 वज़ीर आला सिंध में बन जाएंगे तो अपने आप को, अपनी सियासत, अपनी अथॉरिटी को नहीं। मरियम नवाज साहब ये पसंद करेंगे लाहौर डिवीजन काल को, जैसे वो प्रपोजल है कि हर डिवीजन को सूबा बना दो, लाहौर को बना दें गोजरावाला, फैसलाबाद, DG खान, मुल्तान, बहावलपुर या इधर पिंडी वगैरह, तो मरियम साहबा ये पसंद करेंगी वो लाहौर डिवीजन के वज़ीर आला हों या उसी को सूबे की, लाहौर सूबे की? मैं वही अर्ज कर रहा था कि मरियम नवाज साहब हों या बिलावल हों या तहरीक इंसाफ हो, इनके लिए मुश्किलात होंगी, बर्दाश्त करना मुश्किल काम है। ये सोचे कि उनका इख्तियारात नीचे हर डिवीजन सतह पे चले जाएंगे तो इससे एक बंदे को अपनी सियासत की जो इजारादारी है उसमें डेंट डलता हुआ महसूस होता है, लेकिन अल्टीमेटली फायदा इन्हीं का होगा। देखिए, इस वक्त भी अगर मरियम नवाज साहबा होती हैं, एक पार्टी की सरबराह होती हैं और उनके पंजाब में अगर तमाम डिवीजन जो हैं वो एक वज़ीर आला बन जाते हैं, उनकी पार्टी के वज़ीर आला होते हैं, लाहौर में उनका अपना वज़ीर आला होता है, अगर वो वफाक में चली जाती हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर चली जाती हैं, तो उनके लिए गवर्नेंस आसान हो जाएगी। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, अभी उनको ये महसूस होता है कि अगर फौरी सूबे बन जाते हैं तो अगर वो महदूद हो जाए लाहौर तक, बाकी सूबे किसी और के पास, लोगों के पास चले जाएं, तो इख्तियारात हम तो बांटना नहीं चाहते, हम तो बलदियाती। अच्छा मलिक साहब, लास्ट क्वेश्चन वो मरियम साहबा कह रही हैं कि जनाब हम फंड्स देंगे, पैसा देंगे, साउथ में 40 लाख बंदा मुतासिर हुआ, इट्स अ मैसिव। अभी तो
फ्लड नीचे गया है तो कोई उस तबाहियां सामने आ रही हैं। हमने इंडियन पंजाब में देखा है सर, वहां पर भी इसी तरह मिलती जुलती तबाही। वहां पे 26,000 करोड़ का उन्होंने अनाउंस किया है कि हम रिहेबिलिटेशन के लिए देंगे। मरियम साहबा दे सकेंगी इतने पैसे साउथ में? इतना दिल कर लेंगी? इतना पैसा है पंजाब के पास? लाहौर से पैसा निकालेंगी? जो एतराज होता है कि साउथ में या बाकी इलाकों में पैसा नहीं लगा, सराइकी इलाकों में 26,000 करोड़ मतलब बराबर मैचिंग दे सकती हैं ग्रांट जितनी वहां पे वो दे रहे हैं इंडियन पंजाब में। और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही है सराइकी इलाकों में, 30-40 लाख बंदा अफेक्ट हुआ है सर। ये बहुत बड़ा नंबर है जो शायद पूरा सामने अभी नहीं आ रहा, तबाही जिस पैमाने की हुई है वहां पर। साहब ये करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में और इन तमाम अजला में अपनी सियासत करनी है तो उनको ये करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए उन्होंने कहा कि वो फी घर देना चाहती हैं या घर बनाकर देना चाहती हैं, और अगर जानवर देना चाहती हैं तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को और मरियम नवाज साहबा को करना पड़ेगा। अगर वो मुस्तकबिल की सियासत आने वाले इंतखाबात ज़हन में रख के सियासत कर रही हैं तो इसके बगैर कोई उनके लिए चारा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में फोकस है उनका, और पैसे भी अरेंज किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे अरेंज नहीं हो सकते, पैसे भी अरेंज होंगे, लेकिन उन फंड्स को इस्तेमाल प्रॉपर होना, ये वो तो ब्यूरोक्रेसी सर, ब्यूरोक्रेसी इस वक्त बिल्कुल लालें उसकी बह रही हैं, पैसा आते नजर आ रहा है। वो तो अभी से ढोल तमाशे और धमाल डाल रहे हैं कि बहुत बड़ी रकम आ रही है और ये पैसा आ रहा है, कमीशन होंगे, एजेंट होंगे, ठेकेदार होंगे, बिल्डर्स होंगे। वो तो अभी से वहां से बादशाह वो नाच गाने का बंदोबस्त कर लिया है कि ब्यूरोक्रेसी तो पैसा खाती है, आपको पता है, ठेकेदार खाता है। बड़ा एनीवे सर, लेकिन ये मैं समझता हूँ ये मरियम नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि आपके जो फंड्स हैं उसकी शफाफियत और चेक एंड बैलेंस, ये अगर उनके लिए जो इस चैलेंज को वो कबूल करके इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवा गई तो उनको इसका खातिर खा फायदा होगा। चैलेंज असल है ये कि पैसे आएंगे, ये पैसे नीचे जाएंगे, उस पैसे का इस्तेमाल अगर प्रॉपर नहीं होता तो अवाम के अंदर मजीद गम। और वो बादशाह खिला के बैठे हुए हैं सर, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ना कि जनाब के पुर्तगाल में यहाँ से ब्यूरोक्रेट माल बना के वहाँ पे शरीयत ले रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, जदादें ले रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब माल पानी आता है और हमारा हिस्सा आता है और हम बहर खाते पीते हैं और गरीबों के नाम पे जो आपको पता है पैसा खाया जाता है। एनीवे थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें दुबई से ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे मरियम नवाज ने जो तकरीर की आज डीजी खान में, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से जो है वो बात की, कुछ तनकीद भी कर गई वो अपने इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि उन्होंने जो है वो सियासत की है फ्लड्स पर। इस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त भी दी जरदारी साहब को कि जो है कुछ समझाएं और इस किस्म का अगर कोई हादसा जो है वो सिंध में होता है तो हम उस पर सियासत नहीं करना चाहेंगे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यू न्यूज़।